हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारे इस चैनल पे रीजनिंग की जो है बेहतरीन ढंग से क्लास चल रही थी यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। तो आज हम लोग फिर से आ गए आपके सामने एक नए जोश के साथ, जिसमें हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रीजनिंग जो है एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें हमारी ये जो है भाई थ्योरी की क्लास है जो हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस में भी एकदम गर्दा उड़ाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। जो लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे ना, उनको प्रैक्टिस में चाहे आप यहाँ से करो चाहे जहां से करो, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस बैच के हमारे पास क्लास नंबर 31 है। पीछे जो है हमारी वो 30 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है। वहां पे आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आप आराम से जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डाइस का है जो हमारी क्लास नंबर 4 है, और इस क्लास में जो है हमारा डाइस वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए जरा आज की डाइस को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने बात करी थी, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है हमारी। मैंने आपको कहा था सर डाइस में कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने प्यारे दोस्तों आपको बताया था सर डाइस में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है वन फिगर का। कौन सा क्वेश्चन बनता है? वन फिगर का। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है सर वो कौन सा बनता है? दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है टू फिगर का। किस चीज का? टू फिगर का। सर मैंने एक बात और बताई थी आपको कि सर टू फिगर के अंदर एक पहला जो बनता है केस, वो बनता है नो कॉमन का, है ना, नो कॉमन। और नो कॉमन का क्वेश्चन आपको कैसे करना है आपको अच्छे से पता है। दूसरा जो बनता है वो केस बनता है वन कॉमन का, और वन कॉमन का क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है प्यारे भाई, ये बात भी आप सभी लोग जानते हैं कि सर अगर कोई भी नंबर दोनों डाइस में कॉमन है, कोई एक सिंगल नंबर, उसको हम बोलते हैं वन कॉमन। और उसी नंबर को पकड़ के हम या तो क्लॉकवाइज घूम जाए दोनों डाइस में, या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, हमें जो है अपोजिट नंबर्स मिल जाते हैं। तीसरा जो हमारा केस बन रहा था इसके अंदर, तीसरा केस हमारा जो बन रहा था प्यारे दोस्त, वो क्या बन रहा था? टू कॉमन का। क्या बन रहा था? टू कॉमन का। यानी कि कोई दो नंबर कॉमन होंगे और उन दोनों नंबर्स को हटाने के बाद जो तीसरा नंबर बचेगा, वो आपका जो तीसरा नंबर बचेगा दोनों डाइस में, वो आपस में अपोजिट होंगे। और बाकी के जो दो कॉमन नंबर होंगे, तो कुछ दो नंबर जो हमें नहीं दिख रहे होंगे, वो हमारे जो है आपस में अपोजिट होंगे। ये इनकी जो है नॉर्मल सी करने की एक आसान सी ट्रिक थी, है ना। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा बन रहा था वो क्या बन रहा था? वो दोस्त हमारे बन रहा था मोर देन टू फिगर। क्या बन रहा था? मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन, है ना। मोर देन टू फिगर के क्वेश्चन में क्या था कि भाई आपको ऑप्शन इलिमिनेट करने थे, ऑप्शन हटाने थे, तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाता। बात बस इतनी सी थी कि आपको ऑप्शन इलिमिनेट करने थे। ऑप्शन इलिमिनेट करने के लिए मैंने एक आसान सा तरीका बताया था कि भाई ना तो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है ना। बस आसान सी बात थी। चौथा जो तरीका है, जो चौथे टाइप का जो क्वेश्चन था हमारे पास, वो था ओपन डाइस का, है ना, ओपन डाइस। और ओपन डाइस को करने के हमारे पास दो तरीके थे दोस्त। पहला तरीका जो था मेरे पास, वो क्या था? पहला तरीका जो था वो था अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट मेथड था, जिसको हमने यहाँ पे प्यारे भाई सीखा आराम से। दूसरा जो तरीका था हमारे पास वो क्या था? जेड मेथड कह लें, है ना, या जी मेथड आप कह लें। इसको भी मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखा दिया। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सर अगर ओपन डाइस में ऑप्शन एलिमिनेट वाला मैटर आ गया तो हम क्या करें? तो आपको याद होगा मैंने एक रोटेशन मेथड भी कराया था। रोटेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं? ओपन डाइस के ऑप्शन एलिमिनेट वाले क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से उड़ा सकते हैं, कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने इस चैप्टर का पांचवा पड़ाव और आखिरी पड़ाव आपको बताया था कि सर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या बताया था मैंने? मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्त? कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उनको भी करना होता है ना भाई। जो हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हमें उनको भी करना होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम आराम से कर लेंगे, हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ रहे हैं मामला आप?
बिल्कुल आप मामला जो है वो समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, है ना भाई? बोलो कोई दिक्कत है क्या? है ना? आपको मेरी तस्वीर क्यों नहीं दिख रही भाई? ये मामला क्या है, मैटर क्या है? बस 2 मिनट का इंतजार करिएगा, आपको तस्वीर हमारी दिख जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा ना, 1 मिनट का। ठीक है भाई, आपको हमारी तस्वीर नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही पता नहीं, अभी आपको दिख जाएगी हमारी सारी तस्वीर, है ना? थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, लाइट गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी चीजें अभी दिखने लग जाएंगी, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है भाई, बताओ। अभी हम आपको क्या है दिखने लग जाएंगे प्यारे भाई, बताओ जरा। हम्म, बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा हमको, हम आपको अभी दिखने लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी आपके सामने अंधेला हो गया होगा, अभी हम आपको दिखते हैं। तो ये लीजिए, हम आपको दिख गए हैं, और हम आपको पूरे पूरे दिख गए हैं, है ना? इतना आपको नहीं दिखना चाहिए था, बस इतना आपको दिखना चाहिए था, क्योंकि हम पूरे दिख गए। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, आप हमें पूरा भी देख लिया करिए कभी। चलिए दोस्त, तो आगे बढ़ा जाए। मैटर ये था, लाइट कटी थी तो कैमरा जो है वो हमें दिखाना बंद कर दिया था, रूठ गया कि भाई लाइट क्यों कट गई। चलिए, तो ये मैंने बात आपको बता दी। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है हम आज करने वाले हैं, और यहीं से हमारा मामला जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एकदम बेहतरीन ढंग से। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 51। और ये देखिए, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना मेरे मेरे प्यारे भाई, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में बस आपका जनरल नॉलेज डिपेंड करता है, और पीछे की जो नॉलेज है वो डिपेंड करती है, और कोई मैटर वाली खास यहाँ पे बात नहीं होती, बहुत कुछ रॉकेट साइंस लगना है, कुछ ऐसा लगना है, नहीं, है ना? ठीक है, अच्छा, चलो आ जाओ भाई। तो आप सबसे पहला काम, इस सामान्य पासे को क्या कर लेना, मानक पासा कर लेना, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है? ये सामान्य पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज, बस इतना सा काम आप कर लेना। पढ़ो जरा क्वेश्चन। 4 मानक पासे जमीन पर फेंके जाते हैं, इन 4 पासों के शीर्ष फलक पर संख्याओं का कुल योग 13 है, क्योंकि शीर्ष फलक पर क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाया गया, जमीन को छूने वाले चेहरों का कुल योग कितना है? देखो, सबसे पहले आपसे बोला गया यूजुअल डाइस, और यूजुअल डाइस का मतलब ही वही होता है क्या, स्टैंडर्ड डाइस, है ना? स्टैंडर्ड डाइस, समझ गए बात को? तो एक 4 मानक पासे हैं, मानक पासे का मतलब होता है कि जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी एक के पीछे 6 होगा, तो 2 के पीछे 5 होगा, तो आप कहेंगे सर 3 के पीछे फिर 4 पड़ा होगा, बिल्कुल सही। ये सब एक दूसरे के पीछे पड़े होंगे, तभी मिलाएंगे योग और 7 बनाएंगे। बात समझे क्या? बात समझ गए? बिल्कुल सही, आपने बात समझ ली है बहुत अच्छे से। तो कितने पासे फेंके गए? 4 पासे जमीन पर फेंके गए, तो मैं 4 डाइस बना देता हूं, इसको आप डाइस ही समझिएगा कि सर ये क्या बना है, ये डाइस बना है। ये 4 डाइस फेंके गए हैं, और इन 4 डाइस में बोला गया है कुल योग, जो ऊपर वाला फलक है, जो शीर्ष फलक है, उनका कुल योग 13 है। कितना है? 13 है, क्योंकि शीर्ष पर क्रमशः क्या दिखाई दे रहा है, 4, 3, 1 और 5। समझ गए क्या मैटर आप? बोलो जरा। 4, 3, 1 और 5, 4, 3, 7, 7 और 1, 8, 8 और 5, 13। बात आप समझ गए? तो शीर्ष पे जो भी नंबर दिखाया गया है उनका सम जो है 13 है। तो आपसे पूछा है कि जो नीचे नंबर दिखाए जाएंगे, जो जमीन को टच कर रहे होंगे, है ना, उन नंबर्स का सम कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, देखो अपोजिट स्टैंडर्डाइज है, तो अपोजिट नंबर्स का सम 7 होगा, तो 4, तो नीचे कितना आएगा, 3। यहाँ 3 है तो नीचे कितना आएगा, 4। यहाँ पे 1 है तो 1 का अपोजिट 6, 5 है तो 5 का अपोजिट 2, बस इन्हीं का सम करना था। बताओ, तो आप कहेंगे सर 6 और 4 10, 3 और 2 5, यानी कि अपोजिट जो सरफेस होंगी उनका सम कितना होगा? उनका सम होगा 50। उनका सम कितना होगा? आप कहेंगे सर उनका सम होगा हमारे पास 15। बोलो क्या मैटर क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सर अगर ये स्टैंडर्डाइज है, ये मानक पासा है, तो दिक्कत वाली क्या बात है? हम ये कह सकते हैं ना कि सर इन नंबर्स का योग कितना है, 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, है ना? कितना है? 21। क्या अपोजिट जो अगर हम देखें ऊपर और नीचे, तो कितना होता है सम?
बताओ सम कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 4 डाइस हैं, एक डाइस के अपोजिट नंबर्स का सम 7 है। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, यानी 4 डाइस थे तो सम 28 होना चाहिए। और इन्होंने बोल रखा था कि योग जो है वो 13 है। तो हमने कहा अगर सर हम शीर्ष वाले जो नंबर है उनका सम अगर हम घटा दें तो वो तो अपोजिट का ही जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा आपके सामने? आपके सामने 15 फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो आ जाओ भाई आगे। यदि एक संख्या 2 4 और 6 के निकट है, देखो जो संख्या 1 है ये किसके निकट है? ये संख्या निकट है 2 4 और 6 के निकट है। तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? देखो अगर ये एक इनके निकट है तो एक विपरीत किसके होगा? ये तो निकट वाला मामला हो गया, ये तो हमने निकट वाला कर लिया। तो एक के विपरीत कौन होगा? आप कहेंगे सर एक के विपरीत ना 3 होगा और 5 होगा, ये एक के विपरीत नंबर होंगे। बाकी जो सारे नंबर है वो हमारे क्या होंगे? बाकी के सारे नंबर जो है दोस्तों वो हमारे क्या होंगे? एक के निकट होंगे। निकट होने का मतलब वो विपरीत नहीं होंगे, समझ रहे हो? अच्छा अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। इन्होंने बोला है कि 2 6 के विपरीत है, यानी 2 इज अपोजिट टू 6, यानी जो 2 है वो 6 के विपरीत है क्या? नहीं 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 नहीं, मामला ऐसा नहीं है। 2 6 के विपरीत है क्या? बताओ जरा। आप कहेंगे सर एक बात ये हमें समझनी पड़ेगी कि सर हमारे पास जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही संगीन है। 2 जो है वो 6 के विपरीत जा सकता है क्या? जरा मेरा मैटर समझो। मैंने कहा सर मैंने एक डाइस बनाई है ना, मैंने कहा सर मैंने एक डाइस बनाया, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2। क्या 2 के विपरीत 6 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जो है 3 और 5, क्या मैटर फंस रहा है? मैटर जो फंस रहा है वो 3 और 5 का है ना। आप कहेंगे सर 2 के विपरीत 6 बिल्कुल जा सकता है, और नहीं भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो है 2 है हमारा वो 6 के विपरीत जाए, क्योंकि जो 1 है, 1 के विपरीत क्या होगा? मैं ऐसे डाइस बनाता हूं आपके लिए, तब आपको मैटर समझ में आएगा। एक्चुअल में डाइस बनाता हूं मैं इस तरीके से। भाई देखो अगर यहाँ पे 1 है तो इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत या तो 3 होगा या तो 5 होगा। मैटर समझ गए? मैटर समझ गए ना। अब बचे आपके पास नंबर क्या? 2 4 और 6। तो आपने कहा सर इन्होंने बोला है कि 2 6 के विपरीत है, अगर मैं 2 यहाँ पे लिख दूं तो क्या 6 यहाँ पे जरूरी है आएगा? हो सकता है कि 6 यहाँ पे आ जाए, लेकिन नहीं, ये 100% बातें जो है ये सच नहीं है कि जो 6 यहाँ पे है। हो सकता है 6 यहाँ पे आ जाए, हो सकता है 6 यहाँ पे आ जाए, यानी इस ऑप्शन के होने की सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ये 100% सत्य नहीं है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात देखो, क्या 1 3 के निकट है? बिल्कुल। मामला समझो जरा, अगर हमने कहा कि सर क्या 1 3 के निकट है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमने कहा सर 1 यहां पे लिखा तो 1 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि सर हम 3 को न मान के 5 को अपोजिट मान लें, तो फिर 3 को यहीं कहीं लिखना पड़ेगा ना, इन्हीं किसी जगह पे लिखोगे आप, है ना? बोलो यहीं कहीं लिखोगे आप? बताओ जरा। 3 को आप यहीं कहीं लिखोगे तो 3 तो उसके निकट आ जाएगा, समीप आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसके भी होने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा 5 नहीं, 3 5 के निकट है। अब देखो जरा, 3 5 के निकट है क्या? क्या ये मामला सही है? देखो जरा, इस तरीके से मामले को समझते हैं। एक अगर यहां पे है, हमने कहा कि सर क्या 3 5 के समीप है? बताओ। आपने कहा कि सर अगर एक हमारा यहां पे है तो इसके विपरीत में हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं 3 5 में से। अगर 3 है यहां पे तो हो गया। अब आप समझो जरा, 3 और 5 का खेला है, क्या 3 5 के विपरीत है? नहीं, कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स में किसी एक नंबर को बलिदानी इसके साथ देना पड़ेगा, कुर्बानी, कि एक के विपरीत जाओ। तो दूसरा नंबर अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो अब 3 के विपरीत 5 कभी नहीं आ सकता है। अब वो समीप में ही रहेगा, वो बगल में ही रहेगा मामला। तो ये जो बात थी 100% सही थी, है ना? क्या 3 5 के विपरीत है? नहीं,
तीन जो है वो 5 के विपरीत जा ही नहीं सकता, ये बात तो गलत है ना। ये ऑप्शन हमारा 100% सही है कि 3 5 के निकट है। 3 5 के विपरीत नहीं है, 3 और 5 दोनों के विपरीत एक है ना। ये सिंगल इन दोनों को लेके बैठा है, मजे कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और बातें क्लियर होंगी अभी। यदि एक 5 के विपरीत है, यहां पे लिखा है कि यदि वन इज अपोजिट टू 5, यदि एक जो है वो किसके विपरीत है, एक जो है वो 5 के विपरीत है और 5 1 के विपरीत है ना। और यहाँ पे बोला है 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपोजिट टू, और 2 इज अपोजिट टू 3, यानी जो 2 है वो किसके विपरीत है, 2 जो है वो 3 के विपरीत है। तो बता कौन, 4 और 6, 4 और 6 आपस में विपरीत होंगे। अब इन्हीं को देखते हुए आपको मैटर ये सॉल्व करना है, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, माइंड ऑफ प्रेजेंस यूज करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ, 4 जो है वो 3 और 6 के निकट है। बताओ, 4 जो है मामला वो 3 और 6 के निकट है क्या? बताओ जरा, बताओ, बात को बताओ। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं तो देखो जरा, जैसे मैं 4 की बात करी इन्होंने, तो 4 के निकट कौन कौन हो सकता है? 4 के निकट सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं वो हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। सिर्फ यही 4 नंबर हो सकते हैं। और 4 के विपरीत कौन हो सकता है? 4 के विपरीत सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा, जो कि है 6, है ना। बताओ, समझे कि नहीं समझे बात? यानी कि 4 के निकट, किसी भी एक नंबर के निकट 4 सतह हो सकती हैं और किसी भी एक नंबर के विपरीत सिर्फ एक सतह हो सकती है। बात को आप समझते हो या नहीं समझते हो? ठीक है। अच्छा, 4 जो है वो 3 और 6 के निकट है? नहीं 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 सर, 4 जो है वो 3 के निकट तो हो सकता है, लेकिन 4 के विपरीत 6 है ना, तो ये निकट कैसे होगा? आप ही ने क्वेश्चन में बोला है कि 4 के विपरीत 6 है, तो ये बात तो एकदम गलत है। अच्छा, 2 4 और 6 के निकट है? बताओ जरा, क्या 2 जो है वो 4 और 6 के निकट है? बिल्कुल। 2 जो है ना 4 के विपरीत है ना 6 के विपरीत है, तो जाहिर सी बात है, ये 100% श्योर है कि ये 4 के भी समीप होगा और 6 के भी निकट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। एकदम सही है ऑप्शन नंबर बी। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, अगर चेक भी करना का चाहो कर सकते हो। 4 5 और 6 के निकट है? नहीं सर, 6 के निकट कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तो 6 के विपरीत है, अपोजिट है। 6 3 और 4 के निकट है? नहीं सर, 6 4 के निकट कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 और 6 आपस में विपरीत है। बस मामला 4 और 6 से ही निकल गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54। यदि 2 3 के विपरीत है, मामला क्या है कि जो 2 है हमारा वो 3 के विपरीत है और 4 और 6 के निकट है, यानी 2 जो है 3 के विपरीत है और 2 निकट किसके हैं? 4 और 6 के। क्या यही मामला है? क्या ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि 2 जो है वो 3 के विपरीत है और 4 और 6 के निकट है? तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताओ, बोलो जरा, मामला को समझो और बताओ, है ना। अब आप कहेंगे सर 2 के विपरीत तो 3 है, ये तो हमें 100% पता है, तो सर 2 के निकट कौन कौन होंगे ये भी तो हम पता लगा लें। बेटा 2 के निकट जो है ना, 3 को छोड़ के बाकी सब होंगे। 4 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 1 भी होगा, ये सब निकट है। समझ गए? ठीक है, आ जाओ। एक 5 के विपरीत है, एक जो है वो 5 के विपरीत है। बताओ जरा, एक जो है वो 5 के विपरीत है? बोलो, ये होने की पॉसिबिलिटी है कि एक 5 के विपरीत हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही कंडीशन दी गई है कि 2 3 के विपरीत है ना। बाकी तो हमें 2 कंडीशन दी ही नहीं गई कि भाई कौन किसके विपरीत है। तो हो सकता है कि एक 5 के विपरीत हो, ये होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, 4 6 के विपरीत है? बताओ, 4 6 के विपरीत है, 4 और 6 के निकट है, यानी 4 6 के विपरीत है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 3 के विपरीत। 4 2 और 6 के निकट है, जो 4 है वो 2 और 6 के निकट है। बताओ जरा, बोलो,
आप कहेंगे सर 4 जो है वो 2 के निकट तो होगा, 4 जो है वो 2 के निकट तो होगा, लेकिन क्यों होगा 2 के निकट? क्योंकि मामला ये है ना, समझ रहे हो, 4 2 है जो 4 और 6 के निकट है ना? बताओ, दो जो 4 जो है वो 2 के निकट हो सकता है, लेकिन 6 के पता नहीं होगा कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। एक 2 और 3 के निकट है, एक जो है वो 2 और 3 के निकट है, बिल्कुल। एक जो है वो मामला क्या है, 2 और 3 दोनों आपस में विपरीत सतह हो गई, और इनके निकट तो कोई भी नंबर आ सकता है। इन्होंने वन के ऊपर सब कुछ डाल दिया कि भाई वन क्या है, 2 और 3 के निकट, बिल्कुल। अगर 2 और 3 आपस में विपरीत है तो बाकी के सभी नंबर तो निकट में जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये बात 100% सही है कि एक जो है हमारा वो 2 और 3 के निकट होगा। मामला एकदम सही है, कोई बात ही नहीं है। चलो आगे आ जाओ। ऊपरी फलक मिटाए गए 6 पासे इस प्रकार दिए गए। ऊपरी फलक मिटाए गए पासे, अच्छा मिटाए गए पासे, ऊपरी फलक जो है वो मिटा दिए गए हैं। अच्छा, विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्डाइज समझ गए। पहला क्वेश्चन आपसे इन्होंने ये बोला है कि यदि पासे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या सम है, यानी पासा फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या सम है। निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या है, सम है। देखो अपोजिट का केस क्या होता है सर, एक के अपोजिट 6 है सर, 2 के अपोजिट 5 है सर, 4 के अपोजिट 3 है। तो बताओ सम संख्या कौन है, 1 और 6 में 6 है। तो अगर सम संख्या नीचे है तो विषम संख्या ऊपर है। सम कौन है, 2। तो सर अगर 2 नीचे है तो 5 ऊपर है विषम संख्या। सर अगर 4 जो सम है वो 4 नीचे है तो 3 ऊपर है। यही तो कहना चाह रहे हैं ना, निचले फलक पर बिंदुओं की सम संख्या है तो शीर्ष फलक पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या है। आप कहेंगे सर 5 और 1 6, 6 और 3 9। बताओ क्या मामला सही है, बिंदुओं की संख्या कितनी है, बताओ जरा। मामला क्या सही है, 9 आ रहा है निकल के, बोलो जरा, मामला क्या 9 आ रहा है, बताओ। बिल्कुल सर, बोलो, मामला तो एकदम निकल के आ जा रहा है सामने, बोलो भाई। बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या जो है वो सम है। क्या है, बिंदुओं की संख्या सम है ना? बताओ, बोलो भाई। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे मैटर गलत कर दिया क्या? यहाँ पे हमें क्या 5 और 6 दिख रहा था। हम्म, हमें यहाँ पे 6 भी तो दिख रहा है भाई, ये ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, मामला ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 का विपरीत 2 आ चुका है ऑलरेडी। 6 दिख रहा है तो 6 का विपरीत भी आ चुका है, बचा कौन, 4। तो 4 नीचे तो 3 ऊपर, हमें ये भी तो देखना है। क्या इसमें देखो भाई 3 आ चुका है तो 3 का विपरीत 4 भी गया, 5 आ चुका है तो 5 का विपरीत 6 गया, तो बचा सम नंबर कौन, 3 का विपरीत 5 का विपरीत 2 गया, 3 6 बचा, तो 6 1, 2 का विपरीत 5 गया, 6 का विपरीत 1 गया, बचा कौन हमारे पास, 4। यहाँ पे 3, तो 3 3 6 और 1 7। तो क्या मामला था भाई कि जो है यहाँ पे सम कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया सम, 7 आ गया। आ जाओ जरा आगे बात करते हैं। देखो इन्होंने सेम फलक के लिए बोला है, सेम फलक के लिए इन्होंने बातें बोली हैं, है ना? क्या बोली है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या सम है, और पासे चौथे पांचवें छठवें के शीर्ष फलक पर विषम संख्या में बिंदु है। तो इन दोनों के बीच शीर्ष फलक के बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर है। यानी 1 2 3 में फलक जो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या वो सम है, और 4 5 और 6 में शीर्ष फलक पर विषम है। देखो इसी से ही हमारे सॉल्व होने हैं मैटर ये।
है ना। तो देखो इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उनपे संख्या शीर्ष निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या सम है, यानी कि सेम मामला हमारा क्या बनेगा, यही वाला बनेगा, 3 3 6 और 1 7। बस आपको करना क्या है, फिगर चौथे पांचवें और छठवें के शीर्ष पर विषम बिंदु लाने हैं। शीर्ष पर क्या लाने हैं, विषम बिंदु। तो देखो 5 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो 5 का विपरीत 2 जा चुका है, 3 है, 5 और 3 जा चुके हैं, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 1, तो नीचे 6। शीर्ष पर विषम ही तो लाने हैं ना दोस्त, यही तो बात है। शीर्ष फलक पर विषम है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 का विपरीत 1 जा चुका, 5 है तो 5 के विपरीत 2 जा चुका, तो बचा 3, तो नीचे 4। यहाँ पे 4 है, 4 का विपरीत 3 जा चुका, 2 है, 2 का विपरीत 5 जा चुका, तो बचा 1, नीचे 6। तो 3 और 2 5 और ऊपर था 7, तो 7 और 5 में अंतर कितने का है, बस इन्होंने यही पूछा, अंतर 2 का है। 7 और 5 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर अंतर जो है हमारा वो 2। ठीक है। यदि विषम संख्या वाले पासों के निचले फलक पर विषम संख्या में बिंदु हो, तो इन पासे के शीर्ष फलक पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी। बोला है विषम संख्या वाले पासे, कौन संख्या वाले, विषम संख्या वाले पासे, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, है ना। इन विषम संख्या वाले बिंदु हैं, निचले फलक पर विषम संख्या वाले बिंदु हैं, इन पासों के शीर्ष फलक पर क्या होगा। देखो इन्होंने बोला है विषम, यानी पहले इसकी बात करी, फिर इसकी सॉरी फिर इसकी बात करी, फिर इसकी बात करी, और इन्होंने बोला क्या, इन विषम पासों पर निचले फलक पर विषम संख्या होनी चाहिए, यानी कि निचले फलक पर क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। पलट दो इसी को, नीचे 3 ले आओ, 3 हो गया आपका, नीचे 3 ले आओ, 3 3 6, इसको पलट दो, 3 3 6 3 9, योग कितना हो गया, 9 हो गया। बताओ कुल संख्या क्या होगी, बिंदुओं की कुल संख्या 9 हो रहा है मामला, तो बताओ निचले फलक पर विषम संख्या 3 5। अच्छा शीर्ष का पूछ लिया क्या भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। मामला ये है, यहाँ पे 3 है, नीचे आएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा 4, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा 8, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा 12, यानी कि मतलब 12 हो गया। मैं कह रहा पूछ रहा था शीर्ष बिंदुओं का कुल संख्या, तो यानी 12। भाई देखो उसको पलट दो ना, आप उसको सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी। आ जाओ, यदि सम संख्या वाले पासों के यदि सम संख्या वाले पासों के शीर्ष फलक पर सम संख्या में सम संख्या में बिंदु है, शीर्ष पर सम संख्या में बिंदु है, तो इन पासों के शीर्ष फलक पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी। शीर्ष पर सम है तो बताओ, सम संख्या वालों की बात कर रहा है इस बार, किसकी, सम संख्या वाले ना, फिगर हर जगह लगाना चाहिए। सम संख्या वाले यानी कि दूसरा, चौथा और छठा, शीर्ष पर सम संख्या है, दूसरे पे शीर्ष पे 6, 6 12 18, 6 6 जाएगा सभी पे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, मामला आपका सॉल्व हो गया। सारे जो है पिछले से ही रिलेटेड थे, पिछले क्वेश्चन से। 18, आ जाओ आगे। हाँ क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बिल्कुल। इस क्रॉस के अपोजिट क्या होगा, इस क्रॉस के अपोजिट होगा ये डॉट, इस जीरो के अपोजिट क्या होगा, इस जीरो के अपोजिट होगा ये वाला डॉट, है ना। तो अब मामला क्या फंस गया, हाँ अब मामला ये फंस गया कि सर इस वाली सरफेस के अपोजिट जो होगा मामला, वो एरो और ट्रेंगल का होगा, है ना। बताओ, तो सबसे पहले अगर कोई अपोजिट सरफेस है तो आप उनको हटा सकते हो, अगर अपोजिट सरफेस है तो, है ना, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस यही कर सकते हो कि अगर आप रोटेशन मेथड से ही ऑप्शन को हटा सकते हो, मैंने बताया था ना ओपन डाइस में, अगर ऑप्शन नहीं हटा पा रहे हो एलिमिनेट करने, तो रोटेशन मेथड से। पहला ये है, इससे अगर हम चल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर हम चले तो हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज मिल गई सारी चीजें। डॉट से चलते हैं, तो अगर डॉट से चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम डॉट से चलेंगे तो हमें एरो मिल रहा है, पहले एरो के साथ ट्रेंगल, मामला ये भी सही है, मामला पहला भी सही था, मामला दूसरा भी सही है। तीसरे पे आता है, अगर हम डॉट से इस तरीके से चलें एंटी क्लॉकवाइज, है ना, डॉट से अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे तो ट्रेंगल रहेगा,
डॉट से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे अगर, तो हमें सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, ट्रायंगल, जबकि हमें क्या मिल गया, एरो मिल गया, इसलिए मामला ये गड़बड़ है। इसलिए मामला क्या है, इसलिए मामला ये गड़बड़। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे अगर हम देखें, इस जीरो से अगर हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चले, तो जीरो से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें तो ये वाली सर्फेसेस मिलने चाहिए, ये कहाँ से मिलना है, तो इसको हटा दो, तो ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। इसको देख लो जरा। आप कहेंगे सर इस खाली सरफेस के सामने, इस खाली सरफेस के सामने की पॉइंट वाली सरफेस है, इस खाली सरफेस के सामने ये खाली सरफेस है, और इस खाली सरफेस के सामने मामला क्या आ जाएगा, इस खाली सरफेस को जब आप मिलाओगे तो मामला कुछ इस ट्रायंगल के तरीके आएगा, ऐसा। देख लो भाई, आप कहेंगे सर ये फिगर बन ही नहीं सकता, और पूरी की पूरी खाली तीन सरफेस आ नहीं सकती, पूरी की पूरी खाली जो है वो तीन सरफेस नहीं आ सकती ना मेरे भाई, बताओ तीनों सरफेस क्या खाली आ सकती हैं, बताओ। आप कहेंगे सर ये भी खाली सरफेस, ये भी खाली सरफेस और ये भी खाली, आ सकती हैं तीनों, बिल्कुल सही। ये मामला नहीं आ सकता कभी भी सामने, और डॉट के अपोजिट एक खाली सरफेस, ये मामला आ सकता है। ठीक है ना, ये मामला एकदम सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक खाली सरफेस है यहाँ पे, जहाँ हम नहीं कह सकते कि इसके सामने यही सरफेस, हम नहीं कह सकते, ये भी तो हो सकती है खाली। एक सरफेस हमें ऐसी दिखनी चाहिए, वो हमें दिख रही है, और दूसरी इन्होंने डॉट की उठाई, यानी कोई भी विपरीत सतह न छिपी है एक साथ, न एक साथ दिख रही है। ठीक है, मामला एकदम गंभीर है, एकदम सही है। आ जाओ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मामला बताओ। यहाँ पे आप मामले को क्या करने वाले हैं बताइए जरा। यहाँ पे आप मामला क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे सर ये जो दोनों खाली हैं एक सीध में होने चाहिए, ये दोनों खाली मामले एक साथ टच होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसमें दोनों खाली मामले नहीं टच हो रहे, इसमें भी दोनों खाली मामले नहीं टच हो रहे हैं, है ना। बात करें तो इसके सामने ये आ जाएगा, एक खाली सरफेस के सामने एक खाली सरफेस आ सकती है ना। और बताओ इस खाली सरफेस के सामने क्या मामला आ सकता है, बताओ भाई, बोलो 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 बोलो। आप कहेंगे सर हम खाली सरफेस से अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलना चाहें तो सारी खाली सरफेस ये भी आ सकती है, ये भी तीन सरफेस आ सकती है। ठीक है, ये मामला सही है। इसको अगर हम देखें तो एक खाली सरफेस आ सकती है, उसके बाद अगर हम चलें, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मामला क्या है, ये दोनों खाली सरफेस भी आनी चाहिए, दोनों खाली सरफेस आ गई, तो ओनली ऑप्शन ए और एक और चार सही होंगे, है ना, ओनली ऑप्शन। बात समझिए, ठीक है, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। इसमें देख लो जरा, इन्होंने बोला है कि छह सतहों वाले प्रिज्म की पार्श्व सतहों को बैगनी, नीला इतना सब लगा जाता है, इसकी दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे बात समझो, तो बैंगनी के बगल में क्या है, सॉरी ब्लू के बगल में क्या है, ग्रीन। यहाँ पे ब्लू के बगल में येलो है, दो स्थितियां आपको दिखाई गई है। ब्लू के बगल में एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ ब्लू के बगल में येलो है, यानी ब्लू के बगल में ये दोनों कलर है। तो आप कहेंगे सर अगर ब्लू के बगल में ग्रीन है तो यहाँ कहाँ गया, तो आप कहेंगे सर ब्लू के बगल में यहाँ भी तो ग्रीन जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है ना। तो आप कहेंगे सर ब्लू के बगल में यहाँ पे येलो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रीन के बगल में कौन सा है, वायलेट है, तो ग्रीन के बगल में वायलेट जा सकता है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल जा सकता है, ग्रीन के बगल में वायलेट है। बचा सिर्फ आपके पास एक ही कलर, तो आप क्या कहेंगे सर, बोलो। और येलो के बगल में ऑरेंज था तो हम यहाँ पे भी ऑरेंज कर देते हैं, बचा हमारे पास सिर्फ रेड, तो यहाँ पे रेड और यहाँ पे, समझ गए। इस फिगर को हमने पूरा कर लिया, इस फिगर को हमने पूरा कर लिया। इन्होंने बोला है कि यदि प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाए तो लाल रंग के निकटवर्ती फलक कौन है, लाल रंग के निकटवर्ती कौन है, ऑरेंज और वायलेट, ऑरेंज और वायलेट, है ना, यानी कि नारंगी और बैगनी, यही होता है, नारंगी और बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। नारंगी और कौन सा, बैगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नारंगी और बैगनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोलो क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में, है ना।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में, आपके दिमाग घुमाएगा, एकदम इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। इस एक के अपोजिट एक खाली सरफेस होगी और इस दो के अपोजिट ये खाली सरफेस होगी, है ना। तो आप कहेंगे सर एक और दो साथ में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मैटर वाली बात नहीं। और इसको जब हम डाइस को फोल्ड करेंगे ना, तो ये जो है, ये जो स्लॉट कटे हुए हैं, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये इस तरीके से मामला जब आप घुमाओगे तो इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से मामला। समझ गए कि नहीं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर अ, अगर हम देखना चाहें कि यही एक स्लॉट दिया गया है, तो एक और दो से अगर हम कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पहले खाली जगह मिलनी चाहिए, है ना। एक और दो से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये तो क्लॉकवाइज मामला हो जाएगा। बताओ भाई। अच्छा, हम लोग क्लॉकवाइज भी चल लेते हैं। अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से मामला है, इस तरीके से। एक और दो से अगर हम चलें, है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं। बताओ भाई, है ना। क्लॉकवाइज किस तरीके से चलते हैं दोस्त, क्या हमारे पास क्लॉकवाइज हम लोग इस तरीके से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस तरीके से चलेंगे, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज चलें एक और दो से, तो हमें खाली सरफेस क्या पहले मिलनी चाहिए, बोलो भाई। अगर हम एक और दो से चलते हैं पहले, तो हमें क्या मिलनी चाहिए, बताओ भाई। या तो हम एक काम करें, एक काम हम ऐसा कर सकते हैं, हम दो से भी चल के तो देख सकते हैं, हम दो से भी चल के तो देख सकते हैं मामला, कि अगर हम दो से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें सबसे पहले खाली सरफेस मिलनी चाहिए, जो कि मामला सेट हो गया, है ना। एक और खाली सरफेस अगर हम चलते हैं तो ये भी मामला हमारा सेट हो जाएगा, दूसरा वाला मामला भी हमारा सेट हो जाएगा सर। इस पे भी अगर हम दो से खाली चलें तो ये भी मामला हो जाएगा, कि दो से आप खाली चलोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आप चलोगे तो भी का मामला सेट हो जाएगा। क्या यहाँ पे मामला सेट हो पाएगा, बताओ जरा, बोलो भाई। आप कहेंगे सर अगर हम एक और दो से चलना चाहें, एक और दो से चलना चाहें तो हमें खाली सरफेस मिलनी चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पे भरी हुई सरफेस मिल रही है, इसलिए मामला गलत है। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे सही थे, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये ऑप्शन सही था। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है दोस्त, तो आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंटेंट बढ़िया लगा, मजा आया पढ़ने में, डाउट्स आपके क्लियर हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।